Hello everyone and welcome to BioFoundry with Pragya. This is the very fifth episode of our BioBasic series जहां हम बायोलॉजी को बेसिक से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने सेल को एक्सप्लोर कर रहे थे कि कितने तरह के सेल होते हैं, एक्चुअली उनका फंक्शन क्या होता है, उनमें डिविजन्स क्या होते हैं। अब इतना सब कुछ जानने के बाद सेल के अंदर जाना तो बनता है। तो आज हम चलने वाले हैं इस एपिसोड नंबर 5 में एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी पर, जहां पर मैं आपको लेके चलूंगी सेल के फैक्ट्री के अंदर। बट उससे पहले लेट मी टेल यू समथिंग। आई हैव प्लान्ड दिस होल लेक्चर इन अ डिफरेंट वे। जिन्होंने भी पुराने वीडियोस देखे हैं उन्हें ये पता होगा कि उनका स्ट्रक्चर कुछ अलग था और शायद इस पर्टिकुलर लेक्चर का स्ट्रक्चर कुछ अलग होने वाला होगा। बात यह है कि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए मैंने इसे लेयर वाइज डिवाइड किया है। यहाँ बेसिक से लेके एडवांस लेवल के उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके कोर्स स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का ये लेक्चर चाहे एक बेसिक बायोलॉजी स्टडी करने वाले स्टूडेंट के लिए भी है और एडवांस लेवल या सीएसआई या नेट लेवल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, यानी जीरो से लेकर एडवांस तक का पूरा सफर। तो चलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं इस पूरे लेक्चर का बेसिक लॉजिक। हमारे सेल को जिंदा रहने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है और बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। अब एक सेल को लाइवली रखने के लिए प्रोटीन्स, लिपिड्स, इन सब की जरूरत होती है। एक अकेला ऑर्गेनल ये सारी चीजें नहीं कर सकता है। हर ऑर्गेनल के अलग अलग फंक्शंस होते हैं और सेल को फंक्शनल रखने के लिए ये सारे ऑर्गेनल्स मिलकर क्या बना लेते हैं, वो एक टीम बना लेते हैं। अब जैसे किसी बड़ी फैक्ट्री में प्रोडक्शन लाइन होती है ना, और वहां एक पूरी टीम काम कर रही होती, सिमिलरली ये ऑर्गेनल्स की टीम भी यहाँ प्रोडक्शन लाइन में काम कर रही होती। ये प्रोडक्शन लाइन में इंस्ट्रक्शंस को फाइनली फिजिकल प्रोडक्ट में बदला जाता है। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस है, ये क्या है? ये वो ऑर्डर्स हैं जो आपको अपने हेड ऑफिस से मिलते रहते हैं, फिर आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्शन करते हैं। हमारे सेल के साथ भी ऐसा ही होता है। सारे इंस्ट्रक्शन को हम फिजिकल प्रोडक्ट में बदलते हैं। अब जो हमारे हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, वो सोच रहे होंगे कि मैम ये टीम आपस में जुड़ी हुई कैसे है, क्योंकि सारे ऑर्गेनल्स तो अलग अलग हैं। एक्चुअली इनके जुड़ने का दो वे हो सकते, टू वे। फर्स्ट वन इज द इंटरनल मेम्ब्रेन्स लिंक्ड फिजिकली। या तो ये आपस में फिजिकली कनेक्टेड है या फिर वाया वेसिकल बॉडी। अब इंटरनल कनेक्शन जब हम कहते हैं कि लिंक्ड फिजिकली, यानी मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन जुड़े हुए हैं, या फिर वेसिकल बडिंग और फ्यूजन होता रहता है। वेसिकल बडिंग एंड फ्यूजन, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सपोज कीजिए ये एक मेम्ब्रेन की सरफेस है, ठीक है। अब इस मेम्ब्रेन की सरफेस में यहाँ आपको एक हल्का सा प्रोट्रूशन नजर आ रहा है, एंड ये जो प्रोट्रूशन है वो उस मेम्ब्रेन का ही हिस्सा है, ठीक है, बट ये अलग से निकला हुआ है। अब ये जो है इसे हम कहते हैं बडिंग, ठीक है। एक बड की तरह, एक कली की तरह इस मेम्ब्रेन से निकला हुआ है। फर्दर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इससे डिटैच्ड। कैसे? मेम्ब्रेन ऐसी की ऐसी रह जाएंगी और ये बन जाएगा एक अलग कंप्लीट एंटिटी। इसे हम कहते हैं वेसिकल, और इसके अंदर कंटेंट होता है, ठीक है। अब ये जो कंटेंट है ये जाएंगे दूसरे किसी ऑर्गेनल के मेम्ब्रेन सरफेस पे, और वहां पे जाके क्या हो जाएंगे? फ्यूज। मान लीजिए ये रहा वो दूसरा मेम्ब्रेन। अब ये महाशय वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद ये जो अपने वेसिकल का जो भी इनका कवरिंग था, जो कुछ भी था, ये जाके यहाँ हो गए फ्यूज, ठीक है। फ्यूज होने के बाद सारा कंटेंट उन्होंने अपना ट्रांसफर कर दिया और जाके साथ ही साथ पूरा मिल गए उस मेम्ब्रेन में। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये कंप्लीटली एक नए मेम्ब्रेन में जाकर दाखिल हो गए। इसे हम कहते हैं वेसिकल फ्यूजन। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स
जो हमें मिल रहे हैं रॉ आजकल, ये फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, राइट। रॉ मटेरियल आता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, मॉडिफिकेशन होती है, और फाइनली आपको एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है काफी सारे स्टेप्स के बाद। सिमिलरली ये जो हमारा सेल का मेम्ब्रेन सिस्टम है, यहाँ भी मेम्ब्रेन एक दूसरे से आइदर वो फिजिकली लिंक्ड होती हैं, मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन कॉन्टैक्ट रहता है, या तो वेसिकल बडिंग एंड फ्यूजन के थ्रू ये आपस में काम करता है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, जो सीएसआई या नेट हो जाए, या कई बार किसी और तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड है, उसमें पूछा जाता है। और ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। वो पूछते हैं आपसे, क्या माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए, आपका सीधा आंसर होना चाहिए बिना सोचे समझे, नो, they are not part of the system, they work independently. Yes, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है ना, वो इस पूरे सिस्टम पे निर्भर नहीं करते हैं। ये वेसिकल ट्रैफिकिंग, यानी कि ये जो वेसिकल बनना, उसका दूसरे मेम्ब्रेन तक फ्यूज होना, इस चीज पे बिल्कुल भी ये निर्भर नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं? दे वर्क इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो इस सेलुलर फैक्ट्री में घुसने से पहले आपको पता होनी चाहिए थी। तो चलिए अब हम एक्सप्लोर करेंगे हमारे इस पूरे फैक्ट्री प्रोडक्शन को, ठीक है। चलिए, अब जो फैक्ट्री की बात हो ही रही है, तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे सीईओ के ऑफिस में, यानी न्यूक्लियस भाई साहब से मिलने। सीईओ के ऑफिस में, यानी हमारे न्यूक्लियस के पास हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है। लॉजिक बहुत ही सिंपल है। ये पूरी फैक्ट्री का मास्टर कंट्रोल रूम है। इसके अंदर डीएनए है। डीएनए यानी कि वो जेनेटिक मटेरियल जिसने हम कैसे दिखेंगे, हम कैसे बोलेंगे, हम कैसे चलेंगे, यानी कि हमारी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी, हमारा काफी हद तक हमारा नेचर भी और हमारी फीचर्स भी, सब कुछ डीएनए डिसाइड करती है। तो ये ऑर्डर देती है कि काम कैसे होने वाला है। अब ये ऑर्डर तो दी जाती है, तो क्या डीएनए खुद बाहर आ जाता है और ऑर्डर देता है? बिल्कुल भी नहीं। डीएनए बनाएगा अपनी एक कॉपी। उस कॉपी को हम कहते हैं एमआरएनए। क्या कहते हैं उस कॉपी को? उस कॉपी को हम कहते हैं एमआरएनए। अब ये एमआरएनए भाई साहब क्या करेंगे? ये जो न्यूक्लियस के छोटे छोटे पोर्स है ना, इसके थ्रू बाहर निकलेंगे। वे अपनी कॉपी की एक ये जो कॉपी बनाई उन्होंने डीएनए ने, और उसे उन्होंने बाहर भेज दिया इन न्यूक्लियस पोर की तरह। ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं, ये सिर्फ एक नॉर्मल पोर की तरह काम नहीं करते। ये बहुत ही स्पेसिफिक पोर्स हैं। ये है हमारे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। इस पे स्पेशली फोकस उन स्टूडेंट्स को डालना है जो हायर लेवल स्टडीज में है। ये एक गेटकीपर की तरह है। ये सॉर्ट आउट करते हैं कि किस प्रोटीन और किस आरएनए को अंदर लेना है या बाहर भेजना है। तो ये जो पोर्स बने हैं छोटे छोटे, ये केवल ऑर्डर बाहर लेने के लिए नहीं है। प्रोटीन्स भी कौन से अंदर आने हैं, इस चीज की भी इम्पोर्टेंस और इस चीज की जरूरत कहाँ कितनी है, इनको भी समझने में ये काम करते हैं। अब जैसे ही ये ऑर्डर्स निकले, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि ये डायरेक्टली ये पोर्स लिंक्ड कहाँ पर है? एक और ऑर्गेनल से लिंक्ड है, और उस ऑर्गेनल का नाम क्या है? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। तो इतना आप समझ गए कि सीईओ के ऑफिस से ऑर्डर कैसे पास होते हैं। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पे, यानी कि अब हम उस हेवी असेंबली लाइन की बात करेंगे जो आगे का काम करती है। हेवी असेंबली लाइन, रफ आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ आरईआर क्या करती है, और भाई ये रफ आरईआर क्यों है? इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि एक बम्पी कन्वेयर बेल्ट होता है। कन्वेयर बेल्ट तो आपने सभी ने देखा होगा। अब हम इसे बम्पी क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इसमें लगे हुए हैं राइबोसोम। ये जो छोटे छोटे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये ब्लैक ब्लैक यहाँ पे जो लगे हुए हैं, ये सब राइबोसोम है। अब इस राइबोसोम जहां पे भी ये प्रेजेंट होंगे ना, वहां पे प्रोटीन स्ट्रैंड्स कंस्ट्रक्ट हो रहे होंगे। ये हमेशा याद रखिए, राइबोसोम जहां पे प्रोटीन बनना, वहां पे। जैसे ही हमें न्यूक्लियस का ऑर्डर मिला, न्यूक्लियस का ऑर्डर मिला, एमआरएनए बाहर आया, ठीक है। एमआरएनए के बाहर आते ही वो सीधा पहुंचा हमारी इस भारी भरकम मशीनरी के पास।
अब ये RER में, इस कन्वेयर बेल्ट में, ये जो छोटे छोटे राइबोसोम के दाने हैं, ये बनाने लग जाते हैं प्रोटीन। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे प्रोटीन बनती जाती है, इस प्रोटीन को ल्यूमेन के अंदर डाला जाता है। किसके ल्यूमेन के अंदर? ऑब्वियसली इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन के अंदर। इसे ढकेल दिया जाता है और ल्यूमेन के अंदर ना इसकी प्रॉपर फोल्डिंग होती है, और इसमें क्या जोड़ा जाता है? शुगर मॉलिक्यूल। इसे ही हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिलेशन। तो को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन में हम प्रोटीन को लूमेन के अंदर भेजते हैं ताकि उनकी प्रॉपर फोल्डिंग हो सके और एन ग्लाइकोसिलेशन हो सके। अब ये जो पूरा टॉपिक है, इसकी तो अपनी खुद की एक बहुत डिटेल डिस्कशन हो सकती है, बट यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप इस सब्जेक्ट को या फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको ये बात हमेशा याद में रखना है कि देयर इज अ सेक्रेटरी रूल। सेक्रेटरी रूल क्या है? एक्सपोर्टेड प्रोटीन्स मस्ट पास थ्रू RER, यानी कि कोई भी प्रोटीन सेल के बाहर एक्सपोर्ट होने के लिए जो भी बनाया जा रहा है या बन रहा है, उसे ऑलवेज RER के थ्रू गुजरना ही पड़ेगा। और जो फ्री राइबोसोम है, वो इंटरनल प्रोटीन्स बनाते हैं। इंटरनल प्रोटीन्स यानी कि जो साइटोसोलिक साइड पे रहते हैं ना सेल के अंदर, उन्हें बनाया जाता है फ्री राइबोसोम के थ्रू। लेकिन जो बाकी के प्रोटीन्स बन रहे होते हैं या जो बनने वाले हैं, जो ऑर्डर्स आते हैं, वो ये अटैच्ड राइबोसोम्स यहाँ RER के ऐसी सॉरी ER के साथ बनाते हैं, एंड दैट हैज टू पास थ्रू RER। तो ये एक सेक्रेटरी रूल है, इसे हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब हमने हेवी असेंबली लाइन भी देख लिया, बम्पी कन्वेयर बेल्ट से भी आप मिल गए। तो अब हम आगे चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। अब इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक दूसरा कमरा भी है, वो तो हमने देखा RER था, है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पर अब इस कमरे को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका बेसिक लॉजिक क्या है? ये ट्यूब्स आप देख सकते हैं, ये ट्यूबुलर नेटवर्क, ये कितना क्लीन है, यहाँ पे कोई राइबोसोम नहीं है। राइबोसोम जहां होते हैं वहां बनते हैं प्रोटीन, बट यहाँ क्या बनते हैं? यहाँ बनते हैं फैट्स, लिपिड्स। और एक इम्पोर्टेंट काम ये करते हैं, ये करते हैं न्यूट्रलाइज उन पॉइजन्स को। पॉइजन्स यानी कि किसी भी तरह के टॉक्सिक एलिमेंट्स, राइट, उनको ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड सिंथेसिस होता है और डिटॉक्सिफिकेशन होता है। हायर लेवल पे अगर आप इसको डीपली स्टडी करने जाएंगे, तो आपको साइटोक्रोम P450 के बारे में पता चलेगा। ये वो एंजाइम्स हैं जो हमारे शरीर में आने वाले सारे टॉक्सिन्स को वाटर सोल्यूबल बना देते हैं ताकि वो इजीली एक्सक्रीट हो जाए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ये स्टेरॉइड्स बनाते हैं मेनली। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली स्टेरॉइड्स बनाते हैं। तो ये जो दो पॉइंट्स है ना, ये आपके एडवांस लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो न्यूली बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्लीन ट्यूब नेटवर्क समझ लीजिए, फैट्स एंड लिपिड्स प्रोडक्शन होता है समझ लीजिए, और डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अब आते हैं हम उन स्पेशल पॉइंट पे, स्पेशल फोकस एरिया पे, जिसे हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसे थोड़ा ध्यान से सुनिए। क्या होता है कि जब कोई इंसान ना लगातार ड्रग्स लेता है, लगातार आप दवाइयां ले रहे हैं, तो उसके लिवर का जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो खुद को बचाने के लिए ना एक्सपैंड होने लगता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है ना, तो दवाओं को बहुत तेजी से साफ करता है। जैसे ये डिटॉक्स कर रहे हैं ना मेडिसिन को, वो सारे टॉक्सिन एलिमेंट्स ड्रग्स को बहुत इजीली डिटॉक्स कर रहा है। अब इतनी तेजी से ये जो सफाई हो रही है, इसे हम कहते हैं, एनी आइडिया? आपने ये बहुत नॉर्मली सुना भी होगा अपनी डेली लाइफ में कि उसे ड्रग टॉलरेंस हो गया है। इसका मतलब है कि अब उस इंसान पर इन दवाइयों का उतना असर नहीं होगा।
जो डोज में आप ये मेडिसिन दे रहे थे, ये ड्रग उसे दे रहे थे, अब क्योंकि इतनी तेजी से इस पूरे पार्ट ने, इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट ने अपने आप को एक्सपैंड कर लिया और इतनी तेजी से सफाई करने लगा है कि अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है उस डोज का बॉडी पर। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें देना पड़ेगा और हैवी डोज, तब जाके ये काम करेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिसे मैं चाहूंगी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करने वाले बच्चे प्लीज अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि लिवर की जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक्सपैंड करते हैं ड्रग यूज के टाइम पे, और ये इंक्रीज कर देता है ड्रग टॉलरेंस, क्योंकि साइज बड़ी, डिटॉक्सिफिकेशन ज्यादा, स्मॉल डोज का कोई काम ही नहीं होगा, अब हमें चाहिए हाई डोज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अपने लेवल के अकॉर्डिंग आप डेफिनेटली अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हमने दोनों कमरे देख लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब हम पहुंचने वाले हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर फाइनल प्रोडक्ट अभी तक बना नहीं है, लेकिन ये जब तक पूरी तरह से पैक होके सही से अपने एड्रेस इन पे टैग ना हो जाए तब तक इन्हें फाइनल प्रोडक्ट नहीं कह सकते। तो अब ईआर से प्रोटीन बन गया है हमारा और लिपिड्स भी बन गए हैं। अब हम जाएंगे फुलफिलमेंट सेंटर। फुलफिलमेंट सेंटर क्या होता है? ये है हमारा पोस्ट ऑफिस, यानी कि गोल्जी apparatus। ये ना प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करते हैं, ये देखते हैं कि प्रोडक्ट सही से बना है कि नहीं, उनकी क्वालिटी कैसी है। फिर ये क्या करते हैं? बारकोड ऐड करते हैं, मतलब कि उन्हें डिलीवरी बॉक्स अकॉर्डिंग और उनकी स्पेशल टैगिंग की जाती है और उन्हें फिर पैक कर दिया जाता है। और आपको अगर याद हो, स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि ये जो डिलीवरी बॉक्सेस हैं ये कौन होती हैं? ये हमारी वेसिकल्स होती है। जैसे कि ये वाला देखिए, ये छोटा सा एक बबल दिख रहा होगा, ऐसे बहुत सारे बबल्स आपको दिख रहे हैं। दीज आर नथिंग, दीज आर द डिलीवरी बॉक्सेस, द वेसिकल्स। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो गोल्गी apparatus है ना, ये पोलराइज टैग्स ऑफ मेम्ब्रेन कह लीजिए, या फिर ये कह सकते हैं कि इनके ना अलग अलग फेसेस होते हैं। कैसे? एक होता है सिस फेस, और ये वाला जो होता है ना इस साइड का, वो होता है ट्रांस फेस। अब ये क्या है सिस और ट्रांस फेस? जो सिस फेस होता है उसे हम कहते हैं रिसीविंग फेस, यानी कि ये रिसीव करते हैं। कहाँ से रिसीव करते हैं? एनी आइडिया? वेल, ईआर की तरफ, यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से जो भी सामान आ रहा होता है, उसे, सपोज ये सामान आ रहे हैं, उसे रिसीविंग एंड कौन सा है? सिस फेस। ठीक है, अब ये जो मिडिल पोर्शन है, ये वाला जो मिडिल पोर्शन है, इस मिडिल पोर्शन को हम कह देते हैं मीडियल। मीडियल यानी कि वो पोर्शन जहां पे मॉडिफिकेशन चल रहे हैं, राइट। एंड ये जो ट्रांस फेज है, ये वाला फेज, इसे हम कह देते हैं ट्रांस फेज। यहाँ हम कार्गो को बाहर निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सामान डिस्पैच होता है बाहर की तरफ। तो आप समझ गए, सिस फेज से हम रिसीव करते हैं, मीडियल ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे मॉडिफिकेशन चलता है, और इस तरफ से हम बाहर निकालते हैं अपने प्रोडक्ट्स। तो हुआ ना पोस्ट ऑफिस वाला काम। अब यहाँ पे एग्जाम अलर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। M6P बारकोड। M6P बारकोड क्या होता है कि गोल्गी टैग करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इस तरीके से, MP सॉरी M6P बारकोड लगा के, जो उसे सीधा लाइसोसोम में लेके जाता है। अब ये M6P क्या है? मैनोज 6 फॉस्फेट। आई रिपीट, मैनोज 6 फॉस्फेट। ये बारकोड देखते ही पूरा का पूरा सेल ये समझ जाता है कि इस पैकेट को तो भाई और कहीं नहीं, सीधे हमें लाइसोसोम तक भेजना है। तो बस ये काम कर दिया जाता है, हो गया, सब कुछ पैकेज हो गया। पर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनमें हमने लाइसोसोम के लिए ये टैग लगा दी। ये हो गया पूरा गोल्जी का काम। ठीक है, अब इसके बाद भाई हमने लाइसोसोम की बात सोची। लाइसोसोम क्या है? तो गोल्गी के ये जो M6P का बारकोड है ना, ये बारकोड लेकर हमारा पैकेट सीधा पहुंच जाता है कहाँ पे? लाइसोसोम। ये हमारे पूरे सेल का आखिरी डिपार्टमेंट है। इनका बेसिक लॉजिक यही है कि ये हमारी फैक्ट्री के ना क्लीन अप क्रू है। इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जो वेस्ट को ब्रेक डाउन करते हैं।
जैसे कि कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई टॉक्सिन हो गया, कोई पुराना पार्ट हो गया सेल का, इन सब को ये लाइसोसोम क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से इनको पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देते हैं। और क्या एक्चुअली इनका काम ही है कि सफाई करनी है हमें, बस है ना, सेल गंदा नहीं रहना चाहिए, जस्ट लाइक वी डू फॉर आवर होम। तो लाइसोसोम वही काम करते हैं। अब इसके एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है आपको, लाइसोसोम के जो भी अंदर एंजाइम्स होते हैं उन्हें हम एसिड हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ये जो एसिडिक एनवायरनमेंट है, लेस देन 5 pH होना चाहिए, एसिड हाइड्रोलिस कहते हैं इसे। और यहाँ पे ना वी टाइप H प्लस पंप होते हैं। वी टाइप H प्लस पंप क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं कि वो एटीपी को खर्च करके H प्लस को अंदर लेके आते हैं, ताकि पीएच हमेशा से लो ही बना रहे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि कौन से टाइप के पंप होते हैं और हम उन एंजाइम्स को क्या कहते हैं, प्लस वो वी एच टाइप पंप करता क्या है। ये 3 तरह के क्वेश्चंस आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से याद रखना है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो सेल्यूलर सुसाइड, आपने सुना होगा सेल्यूलर सुसाइड या ऑटोलाइसिस, कभी कभी ना जब पूरा सेल बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो चुका होता है, जैसे कि ये पूरा सेल मान लीजिए, ये तो वेस्ट वेसिकल बता रहे हैं, लेकिन आप सोचिए एक सेल है, अगर इसे हम कंसिडर करते हैं तो ये पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, तो ये लाइसोसोम खुद को ना कुर्बान कर देता है। सेल के सारे लाइसोसोम एक साथ अंदर रप्चर कर जाते हैं, जिससे उनका सारा एसिड बाहर आ जाता है और वो पूरे सेल को भीतर से पूरी तरह साफ कर देते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे देखा ना कि सेल पूरी तरीके से खराब हो चुका है, तो लाइसोसोम अब खुद को इंटैक्ट नहीं रखते, खुद को रप्चर करते हैं, अपना एसिड बाहर निकाल देते हैं ताकि वो पूरे सेल में फैल जाए और फिर पूरा सेल अंदर से साफ हो जाए। तो ये काम बेचारे हमारे लाइसोसोम करते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बॉडी में ऐसे सेल्स का रहना भी खतरनाक है जो पूरी तरीके से डैमेज है ना। तो इस तरीके से ये सारे ऑर्गेनल अपने अपने काम को करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर लाइन में और एक प्रॉपर। तो आज के इस पूरे लेक्चर को पर्टिकुलर स्लाइड में क्रिस्प और कंसाइज वे में हम समराइज कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ गया हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये एक डबल मेम्ब्रेन और पोर्स के साथ बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, जहां पर डीएनए स्टोर होता है और एमआरएनए उसकी जो कॉपी होती है उसे बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। उसी से अटैच होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, राइबोसोम की मदद से प्रोटीन सिक्रीशन एंड सिंथेसिस करता है, प्लस उसकी फोल्डिंग पर भी ध्यान देता है। फिर आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एक ट्यूबुलर मेम्ब्रेन मेश है, इसमें कोई राइबोसोम नहीं होते हैं। ये लिपिड सिंथेसिस भी करता है और डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। दिस मच इज क्लियर। नाउ द गोल्जी apparatus। भाई ये एक पोलराइज टैग की तरह है, जहां पर एक तरफ हम रिसीव करते हैं, एक तरफ हम बाहर निकालते हैं, राइट। सिस फेज जो है वो रिसीविंग फेज होता है, और जो ट्रांस फेज है हमारा, सिस से हम रिसीव करेंगे, ट्रांस से हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। दिस इज द वे हाउ गोल्जी apparatus वर्क। साथ ही साथ ये वेसिकल रूटिंग पर भी काम करता है। वेसिकल रूटिंग का मतलब क्या हुआ, वेसिकल को सही रूट दिखाना, यानी कि ये जो पार्सल है वो कहाँ जाएगा, इस चीज के लिए उस पर टैग लगाना। जैसे हम अपने पार्सल्स पे एड्रेस लगाया जाता है ना, हमारे पार्सल जो हमें ई कॉमर्स वेबसाइट से रिसीव होते हैं, सिमिलरली गोल्जी का भी वही काम है। फिर आ गया लाइसोसोम। लाइसोसोम वो है जो एक एसिडिक वेसिकल की तरह काम करते हैं, बिकॉज उनके अंदर एसिडिक एंजाइम्स होते हैं, और ये काम कब करते हैं, pH 5 या उससे भी कम। अब इसके अंदर जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, उनकी डिग्रेडेशन की जाती है, और कई बार पूरे के पूरे सेल को भी खत्म किया जाता है, जिसमें लाइसोसोम खुद को कुर्बान कर देते है ना, कुर्बान कर देते हैं, यानी कि खुद को रप्चर कर देते हैं अपने एंजाइम्स को बाहर निकालने के लिए और सेल को पूरी तरीके से अंदर से क्लीन करने के लिए, मतलब एक तरह से उस सेल की एंटिटी मिटाने के लिए। तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, दिस इज द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जहां न्यूक्लियस से स्टार्ट होकर प्रोडक्ट्स बनने और पैकेजिंग होने के बाद उनकी क्लीनिंग पर भी ध्यान दिया जाता है, जस्ट लाइक फैक्ट्री लाइन प्रोडक्शन।
और ये पूरा सिस्टम हमारे सेल की इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है, उसकी फंक्शनैलिटी को इंश्योर करता है। ये सारी इमेजेस एंड ये सारी चीजों को मैंने अलग अलग जगह से कलेक्ट किया है फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर नॉलेज। आई होप ये पूरा का पूरा जो लेआउट था आज का, लेयरिंग जो मैंने पॉइंट वाइज किए थे, आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको बायोलॉजी को इसी तरह सिस्टमेटिक और मजेदार तरीके से पढ़ना है तो बायो फाउंड्री को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको इस पूरे फैक्ट्री लाइन प्रोडक्शन का कौन सा पर्टिकुलर हिस्सा सबसे अच्छा लगा। और इसके साथ ही आपके सजेशंस और फीडबैक मेरे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है। प्लीज डू शेयर देम, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू क्रिएट मोर वीडियोस एंड ऑल्सो कीप लर्निंग बिकॉज बायोलॉजी इज ब्यूटिफुल एंड इट इज लाइफ। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड योर लाइफ यू नीड टू स्टडी बायोलॉजी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी के साथ एक नए एपिसोड की तैयारी में मैं लग रही हूँ। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और नए नए कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।